बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। थोड़ा सा नाज़रीन, आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डिले जो है वो चीज़ें हो गई थी, इंपॉर्टेंट केसेस थे, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको तब्दील जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल कुछ अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो कुछ डिटेल्स आप तक पहुँच गई होंगी कि फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात हैं वो नहीं चल सकते। सिविलियंस के आम जो अदालतें हैं उन्हीं अदालतों में ये मुकदमात चलेंगे। लेकिन इसमें कुछ 2-3 बड़ी अहम पेशरफ्स हैं जो ओवरऑल प्रोसीडिंग हुई है। इस प्रोसीडिंग का ख़ुलासा मैं आपके सामने रखूँगा कि अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ दिया और वो क्यों कन्विंस नहीं कर पाए अदालत को। और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाज़ुल एहसन के कुछ सवालात थे, इन सवालात के ऊपर भी कन्विंस नहीं कर पाया अटॉर्नी जनरल, जिसके बाद ये फ़ैसला आया। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब के ऊपर जो आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जो चालान है वो सामने आ चुका है, जो इल्ज़ामात हैं उसकी डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। क्या मामला है इस पर भी, और फिर इसके अलावा नवाज़ शरीफ की जो अपीलें कल सुनी जानी हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं, इस पर भी आपसे चीज़ें जो है वो कुछ शेयर करनी है। हाई कोर्ट में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। तो सबसे पहले नाज़रीन जो ख़बर है वो इमरान खान साहब के हवाले से शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब और माफ़ कीजिएगा, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के ऊपर जो चार्जशीट लगाई गई है वो चार्जशीट सामने आ गई है कि क्या क्या इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर लगाए गए हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्जशीट लगाई गई है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि क्या इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, और ये चार्जशीट पढ़ कर भी सुनाई गई अडयाला जेल में जज अबुल हसनैत के सामने। अच्छा, इसमें कहा गया जी कि इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी साइफ़र या गैर कानूनी तरीके से साइफ़र जो है वो अपने पास रखा। अच्छा, इमरान खान ने सीक्रेट दस्तावेज़ात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साइफ़र पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ थी। सीक्रेट दस्तावेज़ को ममनू मुकाम जलसे में गलत तरीक़ाकार से इस्तेमाल किया गया। साइफ़र की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया गया। अच्छा, इसमें एक ये जो इन्होंने लिखा है जी कि जलसे में लहराया गया, तो इसका कोई ऐसा वो तो नहीं है कि जलसे में वो साइफ़र ही था, क्योंकि ये बताया गया कि वो साइफ़र नहीं था, वो सिंपल कागज़ था। लेकिन खैर फिर भी इल्ज़ाम में उस जो है वो ये उस चार्जशीट में ये भी बात लिखी गई। अच्छा, फिर इसके अलावा जी साइफ़र की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के मजाज़ नहीं थे। वज़ारत ख़ारजा ने एतमाद करते हुए साइफ़र आपको फ़राहम किया। आपने साइफ़र अपने पास रखते हुए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आपने इस अमल से साइफ़र मुल्क के सिक्योरिटी सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ किया। आपके इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासिर हुई। आपने बदनीयती की बुनियाद पर साइफ़र अपने हक़ में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। फिर इसके अलावा गैर मजाज होने के बावजूद साइफ़र गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा। साइफ़र सिक्योरिटी मुल्क के सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज़ किया। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेशन 5 और 9 के मुर्तकब ठहराए गए। तो ये इमरान खान साहब के ऊपर चार्जशीट लगाई गई है। और आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको 2 तरह की सज़ाओं का मैंने इसमें बताया था कि एक इमरान खान साहब को 2 या 3 साल की सज़ा, और एक सज़ा ये है कि 14 साल या सज़ाए मौत। तो अगर जो इंटरनली तौर पर अगर मिसयूज़ की हैं चीज़ों को, तो उसमें 2-3 साल की है। लेकिन अगर इंटरनेशनली दूसरे ममालिक ने भी इसको यूज़ किया या उसने फ़ायदा उठाया, तो उसमें उम्र कैद या 14 साल या सज़ाए मौत। तो ये जो इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया, साइफ़र सिक्योरिटी मुल्क के सीक्रेट सिक्योरिटी सिस्टम को आपने कंप्रोमाइज़ किया, तो ये जो इल्ज़ाम है वो मेरे ख़्याल से उन चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें इनके तहत इमरान खान साहब के लिए 14 साल की जो सज़ा है उसका कहा जाए कि उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब के ऊपर चार्जशीट जो है वो लगाई गई है और ये सामने आ गई है। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर क्या चार्जशीट है जी? उनके ऊपर यह है जी कि आपने इमरान खान के जुर्म में मुआवनत की है, और इमरान खान ने जो जुर्म किया आप भी इस जुर्म में शरीक हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दोनों जो सेशंस हैं उस में आप भी जो है वो मुर्तकब ठहरते हैं। तो ये इमरान खान साहब के ऊपर जो आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसमें जो चार्जशीट है वो सामने आई, जो मैंने आपके सामने तफसीलात रखी हैं जो कि इमरान खान साहब के ऊपर लगाई गई हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने वर्जिश की जो साइकिल होती है
वो मांगी थी, उसकी इजाज़त मिल गई है और वो फ़राहम कर दी गई है, अडयाला जेल पहुँचा दी गई और इमरान खान साहब को वो दे दी गई है। क्योंकि पहले जब जज अबुल हसनात जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने इजाज़त दी थी लेकिन उस वक्त फ़राहम नहीं की गई, लेकिन आज जो है वो फ़राहम कर दी गई है। तो इस केस में एटलीस्ट ये इस्तदा इमरान खान साहब की मंजूर हो गई है। और आज भी मेरी इमरान खान साहब के वकील हैं अली गौहर साहब और कुछ दीगर वकला वगैरह से बातचीत भी हो रही थी जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी जो लीगल टीम के लोग हैं। तो वो भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल किसी तरीके से जेल में ये नहीं है कि इमरान खान बड़े कोई अपसेट हों, बड़े वो पुरसकून भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, बल्कि दूसरों का हौसला, ख़ास तौर पर कुछ पैगामात भी इमरान खान साहब के सामने आए और उन्होंने कहा कि मतलब है कि दूसरों को उन्होंने कॉन्फिडेंट रहने का या मुश्किल टाइम में ना घबराने का इमरान खान साहब की जानिब से मैसेज दिया गया। और जिस तरह से इमरान खान साहब की वहाँ पर एक्टिविटीज़, जैसे हम साइकिल वर्जिश वाली मंगा ली है, तो एक किस्म का इमरान खान साहब ने अंदर चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसके अंदर इमरान खान साहब ने अपने आप को ढाल भी लिया है। और ये इमरान खान साहब के लिए इसलिए भी ठीक भी हो गया है कि उन्होंने उस अंदर के माहौल को ढाल लिया है, तो ज़्यादा उनको जेल में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान जेल में जो है वो तंग आ जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। इससे पहले भी इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया था जी कि कुछ दिन भी वो नहीं गुजार पाएंगे, लेकिन तकरीबन 80 दिन हो गए इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं। तो बहरहाल ये इस केस के हवाले से था। फिर साथ ही ये जो फ़र्द जुर्म है इमरान खान साहब ने चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। फ़र्द जुर्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है। तो ये इस केस से जुड़ी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स थी। दूसरे नंबर पर एहतसाब अदालत से ही अपडेट ये है जी कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि उनका जो आमदन से ज़ायद असासों का केस था, उसका आज फ़ैसला सुनाना था और उस केस में इसहाक डार साहब को बरी कर दिया गया है। तो लास्ट में भी व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था जिस तरीके से ये बरी हो रहे हैं। और नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं दूसरी तरफ, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। तो लगता है ऐसा ही है कि कल नवाज़ शरीफ को हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिल जाएगा। बहरहाल जो इनकी डील है, जो भी मामलात वगैरह हैं, तो इसहाक डार भी बरी हो गए और हाई कोर्ट से भी कल अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में। तो उस पर भी कल जो कुछ होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो समाअत वगैरह होती है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आखिर में नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, जो प्रोसीडिंग हुई आज सारा दिन, इसके में चेदा पॉइंट्स, मुख्तसर से पॉइंट्स, यानी कि सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा और कौन से सवालों के ऊपर वो मुतमईन नहीं कर पाए। आज जब फ़ैसला महफूज हुआ तब भी मैंने यही कहा था कि बज़ाहिर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो मुतमईन नहीं कर पाए अदालत को। तो 4 पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं अटॉर्नी जनरल के इस केस में, उन्होंने अपने दलाइल में अपने हक़ में पेश किए हैं, यानी कि फ़ौजी अदालतों के हक़ में। एक तो ये कहते हैं जी कि 175 के तहत ये अदालतें कायम नहीं की गई, इस वजह से इन अदालतों को कालादम करार नहीं दिया जा सकता। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं जी कि जिनका ट्रायल हो रहा है इनको ड्यू प्रोसेस भी दिया जाएगा और फेयर ट्रायल दिया जाएगा। ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल से मुराद ये होगा एक्सेस दी जाएगी, अपनी मर्ज़ी का वकील वगैरह कर लेंगे, इनकी फैमिली वगैरह वहाँ पर मौजूद होगी, उनके सामने प्रोसीडिंग वगैरह होगी। ये पहले भी अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया था, तफसीली फ़ैसला आएगा, यानी कि सिर्फ ये नहीं होगा गिल्टी और नॉट गिल्टी, डिटेल बताई जाएंगी कि ये किया इस वजह से गिल्टी हैं। और फिर उसके बाद एक अपील का भी इनको होगा कि हाई कोर्ट में अपील में भी जा सकें। तो ये पहले भी कहा गया था अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानियाँ, और अभी भी इन्होंने बताया कि ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल दिया जाएगा। तो ये दूसरा मौक़िफ़ था उनका। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी कि आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है वो तब होता है जब जुर्म जो है वो फ़ौज के मुतालिक हो। तो इसमें भी फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया, उससे रिलेटेड जुर्म था, तो इस वजह से आर्मी एक्ट का जो इतलाक़ है वो होता है। चौथा उन्होंने कहा जी कि मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो इतलाक़ है वो भी होता है, और इसमें भी यही था जी कि फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना या फ़ौज को काम से रोकने के हवाले से जब चीज़ आती है तो तब इनका जो नफाज है इनका वो होता है। तो इस केस में ये हुआ है, तो इस वजह से इनका आर्मी एक्ट का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो नफाज है वो होता है। तो ये बुनियादी बेसिक्स उनके पॉइंट्स जो उन्होंने दिए। अब इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वंस अगेन पर ज़बरदस्त सवालात उन्होंने किए। एक सवाल जो उन्होंने किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक इसी तरह से प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने एक सवाल किया जी कि अगर आपकी तशरीह को हम जान लें तो फिर ये जो कानून है वो किसी के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, यानी कि इसमें फिर और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बुनियादी हकूक़ हैं फिर उनका क्या होगा। तो अगर ये फ़ौज से मुतल्लिक है यानी कि,
तो फिर फ़ौज से मुतल्लिक फिर तो ये आप किसी के ऊपर भी लागू कर देंगे, और फिर इसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो किधर होंगे, और कोई भी आइन कानून जो है वो इंसानी हकूक़ के मुखालिफ नहीं बनाया जा सकता। तो इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, और भी बहुत सारे सवालात पूछे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ओवरऑल प्रोसीडिंग में उन्होंने पूछा। फिर इसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल अहसन साहब के भी सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक तो उन्होंने सवाल पूछा जी कि कानून पढ़ें तो मालूम होता है कि ये फोर्सेस के अंदर के लिए है, यानी कि आप ये जो दोनों कानून बता रहे हैं ये फोर्सेस के अंदर के लिए कानून था, तो इसको जो है वो सिविलियन से आप ताल्लुक़ किस तरीके से दिखाएंगे, तो इसके ऊपर भी कोई सेटिस्फाई अटॉर्नी जनरल जो है वो जजेस को नहीं कर पाए। तो बहरहाल फिर इसके अलावा प्रोसेस क्या होगा, इस हवाले से भी कोई नज़ीर के हवाले से भी उन्होंने पूछा, कुछ नज़ीरें उन्होंने बताई, लेकिन एट द एंड अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया उसमें जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई थी उनको एक्सेप्ट कर लिया गया माफ़ कीजिएगा, और जो ट्रायल चल भी रहा था जिन लोगों का फ़ौजी अदालतों में, वो ट्रायल भी रोक दिया है। और इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अब वो लोग चूँकि फ़ौज की कस्टडी में थे और वो भी अदालतों के थ्रू फ़ौज की कस्टडी में गए थे, तो अब चूँकि उनका आम अदालतों में मुकदमे चलेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर वो फ़ौज की कस्टडी में भी नहीं रहेंगे, वो वापस पुलिस की कस्टडी में आएंगे और आम अदालतों में, आम जो फ़ौजदारी अदालतें हैं वहाँ पर उनका मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें जी 103 अफराद का बताया गया कि ये 103 अफराद हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, और इन 103 अफराद के अब ट्रायल वहाँ पर नहीं चलेंगे और वापस ये आम जो अदालतें हैं, फ़ौजदारी अदालतें, वहाँ पर इनके जो ट्रायल हैं वो किए जाएंगे। फिर इसके अलावा जो वहाँ पर ट्रायल हुआ भी है, क्योंकि शुरू हो चुका था ट्रायल, उसकी कोई जो आइनी कानूनी हैसियत है वो नहीं होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आर्मी एक्ट की दिफात का जो है वो कलअदम करार दी जाती हैं। ये 5 जजेस ने जो है वो फ़ैसला सुनाया, जिसमें से जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो है वो दिफात कलअदम होने पर जो फ़ैसला है वो महफूज किया हुआ, यानी कि 4 जजेस का तो ठीक है, लेकिन एक जस्टिस याह्या अफरीदी ने इसके अगेंस्ट जो फ़ैसला है वो सुनाया। लेकिन सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए, इस मामले के ऊपर मुतफ़िक़ा फ़ैसला था, 5-0 का फ़ैसला था, यानी कि किसी सिविल का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता, ये पाँचों के पाँचों जजेस ने कहा। लेकिन जो दिफात कलअदम करार दी गई हैं वो 4 जजेस ने कलअदम करार दिए, जस्टिस याह्या अफरीदी ने उसके ऊपर फ़ैसला महफूज किया हुआ, तो इसलिए इसको 4-1 भी टीवी चैनल्स पर आप देख रहे होंगे वो बताया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो आर्मी एक्ट की सेशन 2D की झैली शिकें हैं, इसके अलावा एक आर्मी एक्ट की सेशन 59(4) है, उनको भी कलअदम करार दिया गया है। तो ये जी फ़ौजी अदालतों से रिलेटेड केस था जो कि अदालत का ये अहम और बड़ा फ़ैसला आया है। इसके अलावा इलेक्शन 90 दिन में करवाने का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन और वफाक को, लेकिन इसकी भी प्रोसीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इसमें कुछ सवालात पूछे गए हैं और उस पर जो कि अभी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में रखते हैं। लेकिन इसकी जो मेन ऑर्डर है वो बता दूं तो उसमें ऑर्डर में यही है कि 2 नवंबर तक ये समाअत चली गई है, अगले महीने की 2 तारीख तक, और वफाक और जो इलेक्शन कमीशन है वो इसमें आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाएंगे 90 दिन में इलेक्शन करवाने से रिलेटेड जो ये केस चल रहा है। तो इसमें ये मुख्तसर सा जो ऑर्डर है वो हुआ है। राय का इज़हार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।